जरा सोचिए, साल 2026 चल रहा है और एक बैंक में डकैती हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ ना तो कोई बंदूकें थीं, ना कोई हाईटेक हैकिंग। ये डकैती हुई थी सिर्फ कलम और कागज से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हुए इसी हैरान कर देने वाले फ्रॉड की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल न समझे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। किसी भी तरह के नुकसान के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 590 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी ज्यादा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिस्कल ईयर 2026 के तीसरे क्वार्टर में जितना नेट प्रॉफिट कमाया था, ये उससे भी ज्यादा है। सोचकर देखिए। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आज के डिजिटल जमाने में जब हर चीज, मेरा मतलब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तब कोई सिर्फ कागज और कलम का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दे सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था, ये एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइम था जिसने पूरे के पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। इस फ्रॉड का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जैसा कि हमने देखा, 590 करोड़ की ये रकम बैंक के 503 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। और सोचिए, जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, बैंक के शेयर प्राइस में सीधे 20% की गिरावट आ गई। मतलब इन्वेस्टर्स की मार्केट वैल्यू में 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो गया, एक झटके में। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें कोई हाईटेक हैकिंग या डिजिटल चोरी नहीं थी। तरीका बिल्कुल पुराना, एकदम ट्रेडिशनल था। इस पूरी साजिश को आप समझिए 4 आसान स्टेप्स में अंजाम दिया गया। स्टेप 1, उन्होंने बड़े बड़े सरकारी खातों को टारगेट किया जहां करोड़ों रुपए पड़े थे। स्टेप 2, फिर उन्होंने जाली साइन वाले चेक तैयार किए। स्टेप 3, और ये सबसे खतरनाक स्टेप था, बैंक के अंदर के ही लोगों के साथ मिली भगत की गई। ऐसे लोग जिन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। और आखिरी स्टेप, जो अकाउंट होल्डर तक एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स जाते हैं ना, उन्हें ही बंद कर दिया गया ताकि किसी को भनक तक ना लगे। यहाँ पर बैंकिंग सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी दीवार, आप कह सकते हैं एक फायरवॉल, को तोड़ा गया है। इसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। ये आरबीआई का एक बहुत ही जरूरी नियम है, खासकर 5 लाख से ऊपर के चेक्स के लिए। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन इस केस में बैंक के अपने ही लोगों ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ डाला। तो आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे? देखिए, ये किसी एक अकेले आदमी का काम तो था नहीं। ये तो एक पूरी टीम की वेल प्लान्ड स्कीम थी। इसमें 2 तरह के ग्रुप्स शामिल थे। एक तरफ तो थे बैंक के अंदर के ही लोग, आप उन्हें इनसाइडर्स कह सकते हैं। चंडीगढ़ ब्रांच के 4 कर्मचारी, जिनकी जिम्मेदारी थी इन चेक्स को वेरीफाई करना। और दूसरी तरफ थे इनके बाहरी साथी, जो इन जाली चेक्स को बैंक में जमा करते थे और पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते थे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से बता दें कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को आसान भाषा में समझाना ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं, ये किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, क्योंकि किसी भी नुकसान के लिए चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सवाल ये है कि इतना बड़ा फ्रॉड आखिर पकड़ा कैसे गया? और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसे किसी हाईटेक सॉफ्टवेयर ने या किसी विसल ब्लोअर ने नहीं पकड़ा था। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत छोटे से शक से। हुआ ये कि हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट ने अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ अजीब सी ट्रांजैक्शंस नोटिस की। जब उन्होंने अपना अकाउंट बंद करके सारे पैसे किसी दूसरे बैंक में ले जाने का फैसला किया, तब बैंक को पता चला कि उनके रिकॉर्ड्स और अकाउंट के एक्चुअल बैलेंस में 590 करोड़ रुपए का एक पहाड़ जितना बड़ा फर्क है। और बस वहीं से इस पूरे घोटाले की परतें एक एक करके खुलने लगीं। तो अब बात करते हैं कि इस फ्रॉड के बाद हुआ क्या, इसके नतीजे क्या निकले और इससे पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्या बड़े सबक सीखने को मिले।
जैसे ही फ्रॉड का पता चला, एक्शन बहुत तेजी से लिया गया। सबसे पहले उन 4 कर्मचारियों को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने बैंक को अपने पैनल से ही हटा दिया। अच्छी बात यह थी कि आरबीआई ने कंफर्म किया कि इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। मामले की पूरी जांच के लिए केपीएमजी जैसी बड़ी एजेंसी को फॉरेंसिक ऑडिट का काम सौंपा गया। और हाँ, बैंक ने सरकार को 58-83 करोड़ रुपए वापस भी चुका दिए। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से कैसे रोका जा सकता है। कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं जो बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उनके लिए सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन ही कंपलसरी कर दिए जाएं। ऐसे अलर्ट सिस्टम बनाए जाएं जिन्हें कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से बंद न कर पाए। सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए एआई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। और मिलीभगत के चांस को खत्म करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटीज को रैंडमली रोटेट करते रहना चाहिए। इस पूरी जांच का जो निचोड़ निकला वो एक लाइन में सब कुछ कह देता है। ये मामला पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। ये हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक करने से लाख गुना बेहतर है कि हम पहले से ही अलर्ट और सावधान रहें। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बैंकिंग सिक्योरिटी की सबसे कमज़ोर कड़ी आखिर है क्या? हमारी टेक्नोलॉजी या फिर वो इंसान जिन पर हम उस टेक्नोलॉजी को चलाने का भरोसा करते हैं? तो जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दे कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और एनालिसिस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।